नमस्कार, P24 न्यूज मीडिया चैनल के वर्ल्ड वॉच 8 PM हेडलाइंस में आपका स्वागत करते हैं। टॉप स्टोरीज में साउथ ईस्ट मेलबर्न में कल बीती रात 2:10 शुक्रवार की रात की बात है, जहां लैंगवॉरिंग एरिया जो कि एक सुबर्ब है, वहां लेपर्ड रोड के एक घर में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 30 मई शुक्रवार सुबह 2:10 पे मेलबर्न में एक घर में आग लगने की घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दो पुरुष जिनकी उम्र 50 और 30 के बीच की है, उन्हें मौके पर ही पैरामेडिक द्वारा उपचार दिया गया, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हालांकि एक चौथा व्यक्ति, जिसकी अब तक कोई औपचारिक रूप से पहचान नहीं हो पाई है, उसको घर के पीछे के बंगले में मृत पाया गया। पुलिस अब तक इस घटना स्थल पर मौजूद है और इसके आग लगने के सटीक कारण का अब तक कोई पता नहीं लग पाया। मेलबर्न के ही स्कॉट्सबाय और बेस वाटर की एक फैक्ट्री में 1 मिलियन की भांग की खेती का हुआ भांडाफोड़। आइए देखते हैं ये मीडिया रिपोर्ट। ईस्ट मेलबर्न के स्कॉट्सबाय में डिटेक्टिव्स ने लगभग $1 मिलियन की ड्रग्स जब्त की है, जब उन्होंने 2 फैक्ट्रियों पर छापा मारा जिन्हें कथित रूप से हाइड्रोफोबिक भांग की खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने मई में मेलबर्न के पूर्वी उपनगरों के औद्योगिक क्षेत्रों में 393 भांग के पौधे बरामद किए हैं, जो वाणिज्यिक स्तर पर नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, एक ऑनगोइंग अभियान का हिस्सा था। स्कॉट्सबाय के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री की तलाशी ली गई, जहां अंदर से कथित रूप से 111 भांग के पौधे उगते हुए पाए गए हैं। बात करते हैं लिबरल और नेशनल पार्टी में जो दरार आ चुकी थी, अब वे एक बार फिर से भरने को है। लिबरल और नेशनल पार्टी दोनों ने मिलकर एक बार फिर से काम करने का मन बना लिया है। देखते हैं ये मीडिया रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया की लिबरल और नेशनल पार्टी का कोलिशन में हुआ विभाजन लगभग उतनी ही जल्दी खत्म होने वाला है जितनी जल्दी ये शुरू हुआ था, क्योंकि लिबरल पार्टी ने नेशनल पार्टी की 4 नीतिगत मांगों को मान लिया है, जिससे लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक गठबंधन को फिर से स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। नेशनल पार्टी के नेता डेविड लिटिल प्राउड द्वारा ये घोषणा करने के 3 दिन बाद की कोलिशन समझौता नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। लिबरल सांसदों और सेनेटरों ने पार्टी रूम की बैठक में सहमति व्यक्त की और सैद्धांतिक रूप से उन मुख्य मुद्दों का समर्थन किया जो अटके हुए थे, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, $multi-billion की रीजनल इन्वेस्टमेंट, रीजनल फोन कवरेज और सुपरमार्केट के बंटवारे की शक्तियां। We will not be re-entering a coalition agreement with the Liberal Party after this election. What we have got to a position is that the National Party will sit alone on a principled basis. On the basis of looking forward, not having to look back and to try and actually regain important policy pieces that change the lives of the people we represent. It's on a principled position of making sure that those hard-fought wins are maintained and respected, and we continue to look forward. We look forward to what else we can do as a party and as part of an opposition now that can shape the lives of regional Australians for the better. And those positions that we couldn't get comfort around a nuclear being part of an energy grid into the future, about the Regional Australia Future Fund, a $20 billion fund paying a $1 billion dividend every year above and beyond to change the lives of regional Australians, about employing and training some doctors, to actually filling in some potholes, to actually giving young families the hope of childcare, what we fight for every day. That's the principal position we took that we needed to have comfort around. It's around divestiture powers for supermarkets. We've been very principled about that, about the impact it's had on farmers, but the impact it's also had on the Australian consumer, whether they be in metro or they be in rural areas. This wasn't adding any extra regulatory burden. This was simply saying there was a consequence and a deterrent if they did the wrong thing. This was simply saying the culture needed to change. And this is also about reform to the universal service obligation, to extend it to how technology has evolved, to cover those over 1,500 mobile phone towers that were built under the coalition, because these are tools of trade that people in regional Australians need every day. In fact, their lives are at risk because we don't have the regulatory guide rail around that. And what we are saying is that what we secured in the former coalition are policies that should remain. We don't want to have to look back and waste energy on trying to re-prosecute the case. We should be continuing to look forward.
And so I had a respectful conversation with Susan Lee this morning and sat down, made it very clear that we remain committed to having the door open, respecting the position that Susan's been put in, that she is a leader that needs to rebuild the Liberal Party. They are going on a journey of rediscovery, and this will provide them the opportunity to do that without the spectre of the National Party imposing their will, but setting clear boundaries and parameters about what's important to us, about what we achieved as a coalition in the last 3 years. Building on that, not having to look back and to fight for things, but to actually focus on what's important. Changing the lives of people in regional Australia, young kids that are in regional Australia, and the reason I got into politics was seeing them for generations leave regional Australia, go over the Great Dividing Range and go to capital cities and never come back. I got into politics to bring them home and to keep them home. And I don't want to have to go back and fight to get what we need to make sure I give the opportunity to the people we represent. And I respect the principled position that Susan is in, and she needs to go through a process, and I want to give her that time. And we made it very clear to one another that I believe she is the leader that can help the Liberal Party reinvent itself and get it to a juncture that the Australian people want to see, a healthy opposition. And I gave her that commitment that I'll work every day with her to try and rebuild that relationship to the point where we can re-enter a coalition before the next election. But at this juncture, we're making a principled position about not what we're prepared to give up on, but to build on what we've achieved and to move forward. अगली खबर भारत से है। भारत की बात करते हैं। उत्तरी भारत में लगातार असामान्य मौसम पैटर्न और जो सर्दी की गड़बड़ियां थी, जिसकी वजह से इसका असर मॉनसून पर लगातार देखने को मिल रहा है। आंधी तूफान लगातार वहां पे आता जा रहा है। यहाँ मुंबई में बात करें, मुंबई में भी बाढ़ देखने को मिल रही है। उत्तरी भारत में अब तक असामान्य जो आंधी तूफान है उसमें 59 लोगों की मौत हो चुकी है। आइए देखते हैं भारत से ये मीडिया रिपोर्ट। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में कम से कम 59 लोगों की मौत उन घटनाओं के कारण हुई है जो बुधवार देर रात उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में आए तेज तूफान से जुड़ी हुई थी, अधिकारियों ने गुरुवार को बताया। तूफान का अध्ययन कर रहे मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह प्रणाली वायुमंडलीय स्थितियों के एक जटिल मिश्रण का परिणाम थी। कई चक्रवर्ती परिसंचरण, उपमहाद्वीप के दोनों ओर के समुद्रों से प्राप्त अत्यधिक नमी और दिन के समय की तीव्र गर्मी, ये सभी मिलकर उस सर्दियों की प्रणाली को और भी शक्तिशाली बना रहे थे, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है और जो अब तक पीछे हट जानी चाहिए थी। ये गाड़ी आपकी है? मेरी गाड़ी है सर। क्या हुआ जब आप कितने लोग थे अंदर? और मैं एक सवारी था और मैं था। धौला कुआं से लेकर आ रहा था, मयूर विहार की तरफ जाना था उनको, और आंधी अचानक आया सर। चलती गाड़ी में गिरा है पेड़। वो जो आपके जो वो थे सवारी पैसेंजर कहाँ गए? पैसेंजर का पीसीआर गाड़ी बुलाया था, वो लेके गए सर। सभी सुरक्षित हैं? जी जी, 2 ही आदमी थे, एक सवारी और मैं ड्राइवर। देश और दुनिया से जुड़े रहें और देखते रहें P24 न्यूज मीडिया चैनल, योर वॉइस योर नेशन।